हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का थीम नंबर 8 पीजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आवर सीयूटी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको हर बार की तरह वीडियो में हर क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगी। 1 से 2 तो नहीं, 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगी। आपको वीडियो को पॉज करना होगा, रीपोज करके अपना आंसर मैच करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, during 16th and 17th centuries, about dash percent of the population of India lived in its villages. 16th से 17th century के अंदर भारत के गांवों में वहां की कितनी पॉपुलेशन रहती थी, कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती थी गांवों के अंदर? क्या वो 65%, 75, 85 या फिर 90%? तो ये आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के अंदर ही जो बॉक्स दिया हुआ है उसकी तीसरी या पांचवी लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 85%। अगला क्वेश्चन, out of the following options which term were used for the peasants in the Indo-Persian sources? अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारी इंडो पर्शियन सोर्सेज हैं उसके अंदर पीजेंट, किसान, फार्मर के लिए कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इन्हें पीजेंट्स को रैयत कहा गया है, क्या इन्हें मुजरियान कहा गया है, क्या इन्हें आसामी कहा गया है, या फिर ऑल ऑफ द अबो या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इंडो पर्शियन सोर्सेज के अंदर एक पीजेंट के लिए रैयत वर्ड का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है, मुजरियान वर्ड का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है, आसामी का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है और किसान का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद असर्शन और रीजन। असर्शन दे रखा है कि द सेंट्रल पर्पस ऑफ आईनी अकबरी वाज टू प्रेजेंट द विजन ऑफ अकबर्स एम्पायर। जाहिर सी बात है, आईनी अकबरी को आखिरकार कंपोज किसने किया है? अबुल फजल ने। अबुल फजल किसके कोर्ट में रहता था? अकबर के कोर्ट में रहता था। तो दिखती बात है कि वो अकबर के एम्पायर के बारे में, अकबर के बारे में उसने क्या क्या काम करवाए उनको एग्जैजरेट करके बताएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आईने अकबरी का सेंट्रल पर्पस क्या था। अब इस असर्शन को समझाते हुए रीजन कह रहा है कि वेयर सोशल हार्मनी वाज प्रोवाइडेड बाय अ स्ट्रांग रूलिंग क्लास। अब देखिए यहाँ पर अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर कितनी बेहतरीन तरीके से एग्जैजरेशन करते हुए इनकी एग्जैजरेशन भी कर दिया है और बात भी बता दी है। उसने कहा है कि आईने अकबरी के अंदर अकबर के एम्पायर के बारे में तो बताया है, पर मेनली उसके एम्पायर के बारे में ही क्यों बताया? क्योंकि वहां पर हमें स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास देखने को मिलती है जो किसी तरह की डायरेक्ट पावर एक्सरसाइज नहीं कर रही वहां के लोगों के ऊपर, सोशल हार्मनी को मेंटेन करके रख रही है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद, नेम द रूलर हु एंड हुज नोबल्स केम अक्रॉस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604। अब यहाँ पर आपको बताना है कि टोबैको जो है 1604 में वो कौन सा रूलर है जो अपने नोबल्स के साथ सबसे पहले टोबैको को देखता है और अपने एम्पायर के अंदर इस्तेमाल में लाता है। तो क्या वो बाबर है, क्या वो अकबर है, क्या वो जहांगीर है या फिर शाहजहां? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। मैं आपको यहाँ पर एडिशनली एक पॉइंट और बताना चाहूंगी। ये जिस बॉक्स से मैंने उठाया उसी बॉक्स के इसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा कि अकबर ने तो अपने एम्पायर के अंदर टोबैको को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करना शुरू किया, पर एक ऐसा रूलर भी हुआ मुगल एम्पायर के अंदर जो कंसर्न था इस चीज को लेके कि टोबैको जो है उससे कहीं ना कहीं लोग एडिक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से उसने टोबैको को बैन भी किया था। तो वो रूलर कौन था? वो था जहांगीर। पर यहाँ पर फर्स्ट टाइम पूछा है कि वो कौन सा रूलर था जो फर्स्ट टाइम टोबैको को मतलब यूज में लाएगा, तो वो है अकबर। Which of the following crop introduced into India via Africa and Spain, and by the 17th century it was being listed as one of the major crop of Western India? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सीधा सा आपको आंसर बता देती हूँ। तो वो क्रॉप है मेज। ऑप्शन सी जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि अफ्रीका और स्पेन से होते हुए वेस्टर्न इंडिया के अंदर आने वाली वो क्रॉप जो कि 17th सेंचुरी में हम देखते हैं, वो कौन सी क्रॉप है? तो वो है मेज। उसके बाद यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको मैच करने होंगे। मैं आंसर जो है साथ के साथ बताऊंगी आपको, आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और अपना आंसर मैच कीजिए। जिनसे कामिल किसके लिए इस्तेमाल में लाया गया है मुगल एम्पायर के अंदर, या फिर हम अकबरनामा और आईने अकबरी के अंदर देखते हैं इसका इस्तेमाल। तो जिनसे कामिल कहा गया है कैश क्रॉप या फिर परफेक्ट क्रॉप को। अब परफेक्ट क्रॉप या फिर कैश क्रॉप उस टाइम पे कौन सी क्रॉप को कहा जाता था? तो वो शुगर केन भी हो सकती है, वो कॉटन भी हो सकती है। तो ए का फोर हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मजदूर जो है आज जिसका करप्टेड नेम मजदूर हो गया है, तो मजदूर आज हम किसके लिए इस्तेमाल में करते हैं? लेबरर के लिए, वर्कर के लिए। तो मजदूर जो है लेबरर। और उसके बाद मुकादम या फिर मंडल, मुकादम या फिर मंडल विलेज हेडमैन के लिए में किया जाता था उस टाइम पर। और जंगली नाम से ही पता चल रहा है जो लोग जंगल में घूमते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है,
यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है और पूछा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो खुदखास्त होते हैं वर रेजिडेंट्स ऑफ विलेजेस इन विच दे हेल्ड देयर लैंड्स। इसमें कहा है कि खुदखास्त वो लोग होते हैं जो अपने गाँव में ही कल्टीवेशन करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि पही खास्त जो है वो नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर्स हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किसी और की जमीन पर जाकर कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो खुद कास्ट है वो भी सही है और जो पही खास जो है वो नॉन रेजिडेंशियल वर्कर्स होते हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दी गई है और करेक्ट पूछा है। इन मुस्लिम कम्युनिटीज हलाल खोर वर हाउस्ड आउटसाइड द विलेज। नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक तबका ऐसा भी था जिनको गांव के बाहर रखा जाता था और उस कम्युनिटी को कहा जाता था हलाल खोर। ये बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट, द मल्ला जादाज इन बिहार वर कंपेरेबल टू स्लेव्स। अब मल्ला जादाज एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसको बिहार के स्लेव्स के साथ कंपेयर किया जाता था। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। अगेन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद, नेम द ट्रैवलर हु शोड वेरी वेल दैट हाउ द मनी चेंजर और द श्रोफ एक्ट्स लाइक अ बैंक। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा ट्रैवलर है जो मनी चेंजर या फिर श्रोफ का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बताता है मुगल सोसाइटी या फिर मुगल एम्पायर के अंदर। तो वो कौन सा ट्रैवलर है? क्या वो डोमिंगो पाएस है, क्या वो दुआर्ते बारबोसा है, क्या वो जीन बाप्टिस्ट ट्रेविनियर या फिर फ्रांसवा बर्नियर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमने पीछे भी देखा था और आने वाले जो हमारा विजयनगर एम्पायर उस चैप्टर में भी हमने देखा था ना कि जीन बाप्टिस्ट ट्रेविनियर तो फ्रांस से आया हुआ ट्रैवलर है और ये क्या करता है, जीन बाप्टिस्ट ट्रेविनियर इंडियन या फिर मुगल एम्पायर को कंपेयर करता है ओटोमन एम्पायर के साथ। डोमिंगो पायस हमने देखा है कि पुर्तगाली ट्रैवलर है जो रोम को विजयनगर एम्पायर के साथ कंपेयर करता है। दुआर्ते बारबोसा भी पुर्तगाल से आने वाला एक ट्रैवलर है और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का एक ट्रैवलर है जो इंडिया और यूरोप के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है और मुगल जो कोर्ट है उसको बिल्कुल ही या फिर जो मुगल किंग्स है उनको रूलर ऑफ बैगर्स ऐसे करके बताता है और कैंप टाउन्स का कॉन्सेप्ट भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है जीन बाप्टिस्ट ट्रेवेनियर। उसके बाद, नेम द ट्राइब ऑफ पंजाब दैट वाज एंगेज्ड इन ओवरलैंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। पंजाब का वो कौन सा ट्राइब है जो ट्रेड के अंदर एंगेज है? किसके ट्रेड के अंदर? इंडिया एंड अफगानिस्तान के जो बीच में जो ट्रेड चल रहा है किस टाइम पे? मुगल एम्पायर के टाइम पे। तो क्या वो अयोध्याज है, क्या वो लोहानीज है, क्या वो गोंड है या फिर वो भील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहानीज। हमने पीछे देखा था जो हमारी पहली बुक है कि अयोध्याज तो वो ट्राइब है जिन्होंने कॉपर कॉइन्स चलाए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। मैच द फॉलोइंग। पोलार जो है, ये सारे यहाँ पर जितने भी नाम है पोलार, परूती, छचर और बंजर, ये सारे जमीन के कुछ कुछ क्वालिटीज को बता रहे हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर बताना है आपको कि जो पोलार वर्ड है किस टाइप की लैंड के लिए इस्तेमाल में लाया गया है मुगल एम्पायर के अंदर। तो पोलार किस लैंड को कहा जाता था? पोलार उस लैंड को कहा जाता था जिसके ऊपर कल्टीवेशन जो है चलता ही रहता है एनुअली और उसको कभी भी फैलो नहीं छोड़ा जाता। तो ए का जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। तो ए का बी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। परूती, परूती किस जमीन को कहा गया है? परूती उस जमीन को कहा जाता था जो कुछ समय के लिए फैलो छोड़ दी जाए। चचर, चचर मतलब चार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो चचर एक ऐसी जमीन होती थी जिसे 3 से 4 साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता था और बंजर उस जमीन को कहा जाता था जिसे 5 या 5 साल से ज्यादा बिना कल्टीवेशन के छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन, the chief function of the headman was to supervise the preparation of village accounts assisted by the accountant of the panchayat called। अब आपसे पूछा है कि विलेज जो उस पर्सन का नाम बताइए जो जितने भी विलेज अकाउंट्स होते थे उनको सुपरवाइज करेगा, उनको ऑडिट करेगा पंचायत की। तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे मुकादम कहा जाता है? नहीं, हमने देखा ना कि मुकादम तो विलेज हेडमैन के लिए इस्तेमाल में लाया गया वर्ड है। मजूर, मजूर तो वर्कर या फिर लेबरर को कहा गया है। मंडल, अगेन मंडल भी विलेज हेडमैन को ही कहा जाता था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पटवारी। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी है और पूछा है करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। पहली स्टेटमेंट, मैरिजेस इन मैनी रूरल कम्युनिटीज रिक्वायर द पंचायत ऑफ ब्राइड प्राइज रेदर देन डोरी टू द ब्राइड्स फैमिली। अब मुगल एम्पायर की जो पीजेंट सोसाइटी है उसमें हमें बेहतरीन फंक्शन देखने को मिलता है क्या कि मैरिजेस के अंदर कई बार डोरी जो है वो अपोजिट हो जाती थी। अब हमारे आज भी क्या होता है कि ब्राइड साइड ग्रूम साइड को डोरी देती है, पर पीजेंट सोसाइटी के अंदर हमें अपोजिट देखने को मिलता था। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, रीमैरिज वाज कंसीडर्ड लेजिटिमेट बोथ अमंग डाइवर्स्ड एंड विडोड वुमेन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर हमें शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स भी देखने को मिलती थी और इसी वजह से रीमैरिज के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, असर्शन और रीजन। assertion, biased related to women's biological functions did continue। हाँ,
चाहे वहां पर रीमैरिजेस हो रही हों, पर उसके बाद भी हमें जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है मुगल एम्पायर की पीजेंट सोसाइटी के अंदर भी। अब असर्शन में इसने कहा है कि बायस्ड रिलेटेड टू वुमेन्स बायोलॉजिकल फंक्शंस डिड कंटिन्यू, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या दिया, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन वर नॉट अलाउड टू टच द प्लो और पोटर्स व्हील, बिल्कुल सही है। रीजन जो है असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Choose the incorrect statement. Option A, the decision made by the panchayats for binding on the members. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पंचायत के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो उन सारे मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे। ऑप्शन नंबर बी, पंचायत supposed to ensure that caste boundaries among various communities, बिल्कुल सही है। पंचायत जो है वो एक स्ट्रिक्ट डिवीजन मेंटेन करके रखेगी अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज के बीच में, और इन केस उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजोल्व करवाने का काम भी पंचायत का ही है। ऑप्शन नंबर सी, इन ईस्टर्न इंडिया ऑल मैरिजेस वर हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मंडल। ईस्टर्न इंडिया के अंदर किसी भी कोई भी मैरिज हो उसमें मंडल या फिर मुकादम की प्रेजेंस होना कंपलसरी है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मंडल और मुकादम मैरिजेस कांट बी हैपन। ठीक है। और ऑप्शन डी है, ईच कास्ट और जाति हैड इट्स आउन जाति पंचायत इन द विलेज, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन ई जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगेन दो स्टेटमेंट्स, अब इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और सीयूटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली स्टेटमेंट दिया है, इन राजस्थान जाति पंचायत आर्बिट्रेटेड सिविल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। अब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि राजस्थान के अंदर हमें ऐसा केस देखने को मिलता है जहाँ पर जो वहाँ की जाति पंचायत है वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाती है अलग अलग कास्ट के बीच में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो डिस्प्यूट किस चीज से रिलेटेड है, तो वो होंगे सिविल डिस्प्यूट्स। अगर दो कास्ट के बीच में सिविल डिस्प्यूट को लेकर कोई टसल चल रही है तो राजस्थान के अंदर जाति पंचायत उसे रिजोल्व करवा रही है, ऐसे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से, पीजेंट सोसाइटी से। कहाँ की पीजेंट सोसाइटी, मुगल एम्पायर के टाइम की पीजेंट सोसाइटी। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, एक्सेप्ट इन मैटर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस द स्टेट रिस्पेक्टेड द डिसीजन ऑफ जाति पंचायत, ये भी बिल्कुल सही है। क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल जस्टिस के जितने भी मैटर्स होंगे उस पर पंचायत अपने जो पावर है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। उसके अलावा जितने भी मैटर्स हैं उस पर पंचायत के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज करे और स्टेट उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट भी करेगी। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। नेम द रूलर हु सेज दैट, ध्यान से समझिएगा इस स्टेटमेंट को, आपको बताना है कि ये जो कोट है ये किस रूलर ने कहा है। अब यहाँ से देखिए, जंगल्स प्रोवाइडेड अ गुड डिफेंस बिहाइंड विच द पीपल ऑफ परगना बिकम स्टबनली रिबेलियस एंड पे नो टैक्सेस। अब परगना क्या है, यहाँ पर परगना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कहा गया है, एक लैंडमार्क को। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये कौन रूलर है जो कहता है कि जो जंगल्स है ना वो मतलब मेन बोन ऑफ कंटेंशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड ले लेते हैं, वहां पर असाइलम ले लेते हैं वो लोग जो टैक्स नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर कौन वो रूलर है जो बताता है ये, तो वो है, क्या वो अकबर है, क्या वो बाबर है, क्या वो जहांगीर है या फिर शाहजहां। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। बाबर नामा के अंदर बताते हैं। उसके बाद, नेम द किंग्स हु हैड देयर पाइक्स पीपल हु वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड। अब यहाँ पर आप, मैं जितने भी क्वेश्चंस बना के लाई हूँ ना, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं सीयूटी के अंदर। जैसे यहाँ पर मैंने पाइक्स को लिखते हुए पाइक को बताया कि पाइक आखिरकार है कौन, तो पाइक्स किन्हें कहा गया है, पाइक्स उन लोगों को कहा गया है जो मिलिट्री सर्विस देने को तैयार है इन एक्सचेंज फॉर लैंड। तो आपसे पूछा है कि ये जो पाइक्स जो है ये किसकी सेना में हमें देखने को मिलते हैं। क्या कोच किंग्स के पास पाइक्स है, क्या लोहानीस के पास है, क्या होम किंग्स के पास, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो तो होगा नहीं, क्योंकि लोहानीस कोई किंग थोड़ी है, लोहानीस तो ट्राइबल्स हैं। हमने देखा था ना कि जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहोम किंग्स। और अहोम कहाँ के हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, असर्शन, न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आल्सो बिगिन टू पेनिट्रेट इनटू फॉरेस्टेड जोन्स। ठीक है, पहले हम रीजन को भी पढ़ते हैं। सूफी सन प्ले अ मेजर रोल इन द स्लो एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम अमंग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, बिल्कुल सही है। इसने कहा है कि इस टाइम के अंदर हमें फॉरेस्ट के अंदर भी न्यू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का इमरजेंस देखने को मिल रहा है। और रीजन दिया है क्यों इमरजेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूफी संत भी अब इस्लाम को फैलाने का काम कर रहे हैं अमंग द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। तो ए भी सही है, आर भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द जमींदार्स हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड दैट दे कल्टीवेट फॉर प्राइवेट यूज पर नोन एज। अब ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक बार भी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि जमींदार के पास अपनी खुद की लैंड, प्राइवेट लैंड होते थे जिसको वो अपने लिए इस्तेमाल में लाते थे, पर्सनल लैंड होता था वो।
तो उस जमीन को कहा क्या गया है जो जमींदार के पास होती थी? क्या उसे खिदमत कहा गया है? खिदमत नहीं कहा गया, क्योंकि खिदमत तो सर्विसेज को कहा गया है, वो सर्विसेज जो जमींदार किंग्स को देते थे। क्या उन्हें किला चार्ज कहा गया है? किला चार्ज नाम से ही पता चल रहा है, किला मतलब फोर्ट, किला चार्ज तो वो जगह है जहां पर जमींदार रहेंगे, किला फोर्ट्स के अंदर। चचर हमने पीछे भी देखा, चचर तो वो लैंड पीस है जो 5 या 5 से ज्यादा साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता था। तो इनके पर्सनल लैंड को, किनके पर्सनल लैंड को, जमींदार के पर्सनल लैंड को मिल्कियत कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। वट वॉज द टर्म यूज फॉर द रेवेन्यू कलेक्टर इन द मुगल कोर्ट? अब आपसे पूछा है कि मुगल कोर्ट के अंदर उस इंसान को क्या कहा जाता था जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था? क्या उसे मजूर कहा जाता था? नहीं, हम इस वीडियो में ही 2 बार देख चुके हैं कि मजूर तो लेबरर या फिर वर्कर के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। खिदमत अभी हमने पीछे देखा, खिदमत वर्ड तो सर्विसेज के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, वो सर्विसेज जो जमींदार किंग्स को देंगे। खुद खास, खुद खास तो वो रेजिडेंशियल कल्टीवेटर्स हैं जो गांव के अंदर ही रहकर जमीन पर कल्टीवेशन करेंगे। तो रेवेन्यू कलेक्टर्स को आमिल गुजार कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। जमा किसे कहा जाता था? जमा, तो मैं यहाँ पर आंसर आपको साथ के साथ ये आपको करेक्ट पेयर ढूंढना है। तो जमा अमाउंट कलेक्टेड को कहा जाता था, हासिल अमाउंट असेस्ड को कहा जाता था, खिदमत सर्विसेज को कहा जाता था, सनाद पीस ऑफ लैंड को। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन बताइए, एक ऑप्शन इनमें से सही है। सो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, खिदमत। खिदमत वर्ड है वो सर्विसेज के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। जमा वो कलेक्शन, वो अमाउंट है जिसे असेस किया जाता था, कलेक्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी पीस ऑफ लैंड पर कोई क्रॉप उगाई है, तो मैंने सोचा कि अगर जब ये क्रॉप कल्टीवेट में जब कर लूंगी तो मैं इनको, मेरे को इतना मुनाफा होगा। तो वो क्या है, वो अमाउंट असेस्ड है, मतलब वो जमा है। और जब मैंने उनको सेल किया मार्केट के अंदर, तो जो मुझे अमाउंट मिली वो है हासिल की एक्चुअल अमाउंट। मैंने जो प्रिडिक्ट करी थी प्लस में जो मुझे मिली है, मुझे मिली कितनी है, जो अब मेरे पास है उसे हासिल कहा गया है, अमाउंट कलेक्टेड। और जमा का मतलब है अमाउंट असेस्ड, जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी। तो ये हो गया। और सनाद जो वर्ड है वो पीस ऑफ लैंड के लिए नहीं, सनाद वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इंपीरियल ऑर्डर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम देख रहे हैं कि जमींदार हर तरह से अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं आम लोगों के ऊपर। तो क्या उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है पीजेंट सोसाइटी ऑफ मुगल एम्पायर की? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जमींदार जो है किसके अंडर सब्जुगेटेड है। जमींदार को बात माननी होगी किंग्स की। अब उस ऑर्डर को क्या कहा जाएगा जिस ऑर्डर पे किंग जो है सब्जुगेट करेगा किनको, जमींदार को, उस इंपीरियल ऑर्डर को कहा जाता था सनाद। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। उसके बाद, द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैड एट इट्स एपेक्स अ मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक apparatus known as। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन, तो मैं इसका सीधा सा आंसर आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनसबदारी सिस्टम। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी सिस्टम, इन तीनों के बारे में हमारी जो तीसरी बुक है उसके बारे में, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये तो जमीन से हम कितना कितना टैक्स लेंगे उस चीज से रिलेटेड है। तो इसका यहाँ तो कोई लेना देना नहीं है। तो मनसबदारी सिस्टम इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बटाई या फिर बाहुली was when the crop reaped and stacked and divided by agreement। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बटाई या फिर बाहुली, ये जो टर्म है ये उन क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल की गई है जो रीप हो चुकी है, जिनको इकट्ठा करके मतलब कल्टीवेशन वगैरह हो गया, हमने क्रॉप्स वगैरह की कटाई वगैरह भी कर ली, और उसके बाद हम एक एग्रीमेंट से उन जो क्रॉप्स हमारी जितनी भी इल्ड है उसको डिवाइड करेंगे जितने भी वर्कर्स थे उनके बीच में। तो उसे बटाई या फिर बाहुली कहा जाता था। बी ऑप्शन, खेत बटाई। खेत बटाई किसे कहा जाता था? खेत बटाई व्हेन दे डिवाइड द फील्ड आफ्टर दे आर सोन। ये भी बिल्कुल सही है। एक बार फील्ड पे हमने क्रॉप्स वगैरह उगा दी, उगाने के बाद अगर हम फील्ड को डिवाइड कर रहे हैं, कटाई नहीं हुई, बस उगाई है हमने। अभी हमने सीड्स वगैरह बो दिए हैं उसके अंदर, अभी उसकी कटाई नहीं हुई। एक बार सीड सोइंग करने के बाद जब हम खेत को डिवाइड करेंगे तो उसे खेत बटाई कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है लंग बटाई, आफ्टर कटिंग द ग्रेन्स दे डिवाइडेड अमंग सेल्व्स। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है, वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ अकबरनामा? बिल्कुल आसान है। तो अकबरनामा का राइटर कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ईयर गोट अकबरनामा कंप्लीटेड? अब ऐसे ऑप्शंस भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन सीयूटी में सीधे सीधे उठ के आते हैं, और टाइमलाइन तो बिल्कुल ही आपको याद करनी है। वैसे तो मैं पूरी टाइमलाइन के एमसीक्यूज पूरी इस पीपीटी में बना के लाई हूँ, तो आपको एनसीईआरटी भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन विच ईयर गोट अकबरनामा कंप्लीटेड? अकबरनामा का कंपाइलेशन किस ईयर में कंप्लीट हो चुका था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1598। इन हाउ मेनी पार्ट्स द आईने अकबरी वाज डिवाइडेड? आईने अकबरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। कौन कौन से पार्ट्स में है? जैसे हमने देखा ना, पहला पार्ट है मंजिल आबादी, दूसरा पार्ट है आईने अकबरी का सिपाह आबादी, तीसरा पार्ट है मुल्क आबादी, और चौथे और पांचवें पार्ट में हमें देखने को मिलती है ऑस्पिशियस सेइंग्स ऑफ अकबर, ये सारी चीजें।
अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मंजिल आबादी, अभी मैंने बताया, तो मंजिल आबादी के अंदर हमें कैसी चीजें देखने को मिलती है, तो मंजिल आबादी के अंदर इंपीरियल हाउस होल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो ए का ऑप्शन नंबर 2, ए का 2, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। सिपाह आबादी के अंदर हमें मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुद्दे देखने को मिलते हैं। मुल्क आबादी के अंदर हमें फिस्कल पॉलिसी, कमर्शियल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद, इन विच दफ्तार, दफ्तार का मतलब है बुक, इन विच बुक ऑफ आईने अकबरी द अकाउंट ऑफ 12 प्रोविंसेस इज बीइंग मेंशन्ड। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि आईने अकबरी के 5 पार्ट में से किस पार्ट के अंदर अकाउंट ऑफ 12 प्रोविंसेस देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्क आबादी। अगला क्वेश्चन, द फोर्थ एंड फिफ्थ बुक डील विद रिलीजियस, लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बताया था इसका आंसर। यहाँ पे कहा गया है कि जो आईने अकबरी के 5 पार्ट है, 3 पार्ट तो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लिए, तो चौथा और जो 5वां पार्ट है आईने अकबरी का, उसके अंदर हमें रिलीजियस, लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है कि इस चौथे और 5वें पार्ट में रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशन के अलावा हमें अकबर की ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, ऑस्पिशियस सेइंग्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर बाबर डिफीट्स इब्राहिम लोदी द दिल्ली सुल्तान एट पानीपत। अगर आपको बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पता हो तो कि भाई कितनी बैटल ऑफ पानीपत है, किस किस के बीच में हुई है और कौन कौन से साल में हुई, तो ये भी आपको याद रखना होगा। 3 ही तो है, तो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगी तीनों के बारे में। तो वो कौन सी बैटल ऑफ पानीपत है जिसके अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होती है, तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। अब कौन से ईयर में हुई थी, तो ये फैक्चुअल है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, 1526 में, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1564 में होती है, किसके बीच में, बैरम खान और किसके बीच में, हेमचंद्र के बीच में। बैरम खान की तरफ से अकबर है और हेमू, जिसे हेमू या फिर हेमचंद्र भी कहा गया है, उसमें जीतता कौन है, बैरम खान और या फिर अकबर। ठीक है। वो थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और जो हमारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो इसी वीडियो के अंदर आपको मैं आगे कवर करवाऊंगी, तो मैं अभी उसका आंसर नहीं बताऊंगी, पर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको क्रोनोलॉजी में ये सारे जो रूलर्स हैं वो जमाने हैं। तो सबसे पहले कौन हमें देखने को मिलता है इनके अंदर, मुगल एम्पायर के अंदर, तो सबसे पहला रूलर यहाँ होगा बाबर। बाबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, पर बाकी भी देख लेते हैं। बाबर के बाद बाबर के बेटे का क्या नाम है, हुमायूं। हुमायूं के बेटे के बाद कौन आया था, अकबर। अकबर के बाद कौन आया था, जहांगीर। और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद लास्ट मुगल रूलर औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड नादर शाह इन्वेड्स इंडिया एंड सेक्स दिल्ली। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1739। नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली के ऊपर हमला किया 1739 के अंदर। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर अहमद शाह अब्दाली डिफीट्स द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली व मराठास के बीच में होती है। अब आपको बताना है कि कौन से साल में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 के अंदर। इन विच ईयर दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कौन से साल में मिल जाते हैं, 1760 में, 65 में, 70 में या फिर 85 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1765। नेम द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर हु वाज डिस्पोज्ड बाय द ब्रिटिश एंड एक्साइल्ड टू रंगून। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है यहाँ पर, हाँ हम इस किस्से को पूरे को थर्ड बुक में भी देखेंगे। अब दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब लास्ट रूलर जो है मुगल एम्पायर का, उसका नाम क्या है, पहले आप इसका आंसर बताइए। नादिर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, मलिक काफूर या फिर बहादुर शाह सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। अब बहादुर शाह लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का, और यही वो रूलर था जो दिल्ली से लीड कर रहा था रिवोल्यूशन ऑफ 1857 को। जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बहादुर शाह को रंगून भेज देते हैं, और वहां पे रंगून के अंदर ही एक प्रिजन के अंदर रहते रहते बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद, नेम द ट्रैवलर हुज अकाउंट गिव्स एन आइडिया ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट फाउंड इट्स वे इनटू द मुगल एम्पायर। अब ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और आपको बड़े से बॉक्स में इस चैप्टर के एनसीईआरटी के अंदर इसका आंसर देखने को मिलेगा, जहां पर बताया है कि किस तरह से करेंसी सिल्वर कॉइन का सर्कुलेशन हो रहा है सेंट्रल एशिया टू इंडिया। ये कौन सा ट्रैवलर है जो हमें बताता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौवानी करेरी। ये भी मैंने उसी बॉक्स से उठाया है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, पर आप इसे याद कर लीजिए, क्या पता आ जाए पेपर में। तो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, और आप इन नामों को करेक्ट, इनके नामों से जो भी मतलब एग्जैक्ट इनका नाम है उससे मैच करना है। जैसे हेमन, नाम से पता चल रहा है मुगल एम्पायर के टाइम पे हेमन जो वर्ड है कौन सी कंट्री के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, तो हेमन वर्ड का हेमन जो है ओमान का नाम है।
तो ए का 4 बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सिलोन जो है श्रीलंका के लिए इस्तेमाल में लाया गया है, सियाम जो है थाईलैंड को कहा गया है, और तना शरीफ म्यांमार के कुछ हिस्सों को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अकबरनामा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स। अब यहाँ पर आप जल्दबाजी में आंसर गलत टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईने अकबरी और अकबरनामा के अलग अलग पार्ट्स हैं। अकबरनामा का पार्ट है आईने अकबरनामा के अंदर आईने अकबरी आती है, मतलब अकबरनामा के टोटल पार्ट्स है 3। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और अकबरनामा के जो 3 पार्ट्स है ना, उन तीनों में से एक पार्ट है आईने अकबरी, जिस आईने अकबरी के आगे 5 पार्ट और देखने को मिलते हैं। दोबारा सुनिए, अकबरनामा की 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स में से जो पहला पार्ट है वो है आईने अकबरी, और अकबरनामा के जो बाकी 2 पार्ट्स बच गए उनमें क्या है, उनमें हिस्टोरिकल नैरेटिव है। और आईने अकबरी के 5 पार्ट्स है, कौन कौन से? मंजिल आबादी, सिपाह आबादी, मुल्क आबादी, और 2 अलग पार्ट्स है जिसमें रिलीजियस, लिटरेरी एंड ऑस्पिशियस सेइंग्स ऑफ अकबर देखने को मिलती है। तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट 2 बुक्स ऑफ अकबरनामा कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी मैंने पीछे बता दिया इसका आंसर, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल नैरेटिव। अगला क्वेश्चन, द 16th and 17th century was also marked by a remarkable stability in the availability of metal currency, particularly of dash in India। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर रुपया। इस टाइम पे हमें सिल्वर करेंसी का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है मुगल एम्पायर के अंदर, और उसका सर्कुलेशन भी। डैश वाज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मुगल स्टेट जो ट्रिब्यूट कलेक्ट करती है अलग अलग लोगों से, फॉर एग्जांपल हमें एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलता है कि किस तरह मुगल जो रूलर्स है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोगों से एलिफेंट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट। तो वो जो ट्रिब्यूट ये ले रहे हैं उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल में लाया गया है आईन अकबरी के अंदर? क्या उसे परगना कहा गया है जो ये ट्रिब्यूट ले रहे हैं? क्या उसे पेशकश कहा गया है? क्या उसे जिजिया कहा गया है? या फिर सनात? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशकश। परगना तो उस जमीन के हिस्से को कहा गया है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कहा गया है। जजिया तो उस कम्युनिटी को जजिया तो टैक्स को कहा गया है जो जिम्मी देते थे। जिम्मी कौन है? जिम्मी नॉन मुस्लिम लोग हैं जो मुस्लिम्स को टैक्स देंगे, उस टैक्स को कहा जाता था जिजिया। सनाद तो इंपीरियल ऑर्डर को कहा गया है जो ऑर्डर मुगल जो किंग्स हैं वो जमींदार्स को देंगे। इन महाराष्ट्र द हेरिडिटरी होल्डिंग ओवर लैंड्स बाय द विलेज आर्टिसंस वर नोन एज। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो जमीन विलेज आर्टिसंस अपने अंडर में रखते हैं हेरिडिटरी होल्डिंग, उसके लिए कौन सा वर्ड में इस्तेमाल में लाया गया है? क्या उसे मिराज कहा गया है? क्या उसे वतन कहा गया है? क्या उसे मिल्कियत कहा गया है? या फिर बोथ ए एंड बी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। मिल्कियत तो उस पर्सनल या फिर प्राइवेट लैंड को कहा गया है जो जमींदार अपने अंडर होल्ड करेगा। अगला क्वेश्चन, नेम द रूलर हु वाज कंसर्न्ड अबाउट द एडिक्शन ऑफ टोबैको एंड लेटर ही बैंड इट। ये मैंने बिल्कुल इस वीडियो की स्टार्टिंग में इसका आंसर दे दिया था कि टोबैको के यूज से कौन सा रूलर कंसर्न था जिसने इसे बैन भी कर दिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन, नेम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द इरिगेशन डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ पर्शियन व्हील। वो कौन सा मुगल रूलर है जो इरिगेशन डिवाइसेस के बारे में बताता है अपनी बुक के अंदर? तो वो कौन बताता है? तो वो बताता है बाबर। और किस बुक में बताएगा? जाहिर सी बात है बाबर नामा के अंदर से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। मोस्ट पीजेंट्स ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया प्रोड्यूस्ड अ मिनिमम ऑफ डैश क्रॉप्स। ज्यादातर जो किसान है मुगल एम्पायर या फिर मुगल रूल के अंदर वो कितनी क्रॉप्स उगाते थे? क्या वो 7 क्रॉप्स उगाते थे? क्या 4? क्या 2? या फिर 3? तो इसका करेक्ट आंसर है 2, जिसके लिए हमें 2 फसला वर्ड का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है एनसीईआरटी के अंदर। Women जमींदार्स वर नोन इन द 18th century in which of the following state of India। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। और इसका एक और है कि राजशाही भी हमें देखने को मिलती है बंगाल के अंदर, जो जिसे होल्ड कौन कर रहा है? विमेन, जमींदार। वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज, पोटैटोज एंड चिलीज रीच्ड इंडिया फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ से आते हैं? क्या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से, क्या सेकंड वर्ल्ड से, क्या न्यू वर्ल्ड से, या फिर ओल्ड वर्ल्ड से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। विमेन सोड, वीडिड, थ्रेश्ड एंड विनोड द हार्वेस्ट। विमेन एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर क्या काम करती थी? सोइंग का काम, वीडिंग का काम, थ्रेशिंग का काम और विनोइंग का काम। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, विमेन वर कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट सोर्स इन द एग्रेरियन सोसाइटी। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, दे वर नॉट अलाउड टू गो टू द मार्केट फॉर कमर्शियल पर्पस। इसको एक बार रोकिए। ऑप्शन नंबर डी, विमेन वर्कड शोल्डर टू शोल्डर विद मैन इन द फील्ड्स। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऑप्शन जो सी है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि विमेन अलाउ थी, विमेन जाती थी मार्केट्स के अंदर फॉर कमर्शियल पर्पज, और इसमें कहा है कि नॉट अलाउड। नहीं, ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है। असर्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स रिसीव्ड स्टेट सपोर्ट। ठीक है, अभी मान लीजिए हमें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्टेट उनको प्रमोट करती थी या नहीं। पहले रीजन पढ़ते हैं। शाह नहर वाज रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर। अब ये देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी ऊपर ऊपर से भी देखी तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना लेंगे।
क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ही हमें ये एग्जांपल देखने को मिलता है कि शाह नहर नाम से कैनाल है जिसे जहांगीर रिपेयर करवाता है। और इससे एक चीज और क्लियर हो गई, अगर किसी कैनाल को कोई रूलर रिपेयर करवा रहा है तो इरिगेशनल पर्पज के लिए रिपेयर करवा रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।